1805 के अंदर बीकानेर वालों ने क्या कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ, इसकी एक ट्रिक है, काका सोम रूपा के साथ रूपनगढ़ के मेले से घर पर बाण लाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माइंडफुल पे। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। यदि आपको, मैं आपको बता दूं, पहले भी बताऊंगा बाद में भी बताऊंगा, यदि आपको ये यूट्यूब पे ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल माइंडफुल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वाला टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में विभक्त किए हुए हैं। कौन कौन से वो भाग हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। राजस्थान का अपवाह तंत्र पहला तो आता है अंतः प्रवाही तंत्र। कौन सा आता है दोस्तों, अंतः प्रवाही। दूसरा आता है अरब सागरीय। क्या आता है दोस्तों, अरब सागरीय। और चौथा आता है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। क्या था दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये 3 आते हैं दोस्तों। तीनों की परिभाषा मैं आपको बता दूं कि क्या ये होते हैं। अंतः प्रभावी वो होते हैं, यानी कि जो राजस्थान का जो मतलब अपन ने क्या बनाया, एक मैप बनाया। अंतः प्रभावी वो होते हैं राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान में बाहर से आने वाली नदियाँ जो राजस्थान में आकर के विलुप्त हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, अंतः प्रवाही नदियाँ कहते हैं। अरब सागरीय अपवाह तंत्र किस चीज़ को कहा जाता है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र उस चीज़ को कहा जाता है जो नदियाँ राजस्थान में आती हैं, बाहर से आती हैं राजस्थान से होकर के, और वो क्या करती हैं, वो अरब सागर के अंदर आकर के क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र वो तंत्र होता है जो राजस्थान से आता है और राजस्थान में आने के बाद में क्या करता है वो, या फिर कहीं दूसरी जगह से आता है और आने के बाद में वो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब ये वाली चीज़ें हैं, यानी कि अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, आज हम उन सब का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अरावली पर्वतमाला जो यहाँ से होकर के ऐसे गुजरती है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर से आती हैं नदियाँ जो इधर के अरब के सागर में गिर जाती हैं, और इधर से जो नदियाँ आती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसलिए इन माउंटेन्स को, यानी कि अरावली पर्वतमाला को जो दिल्ली तक जाती है, उसको राजस्थान की क्या कहते हैं, जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो चलिए अगला स्टार्ट कर लेते हैं। ये हम मैप है और इसके अंदर हम पूरा ही, यानी कि जो भी कुछ पढ़ेंगे वो मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे, यानी कि कौन सी नदी कहाँ से होकर के गुजर रही है और क्या क्या बनाती है, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला तो आपको एक छोटा सा मैं बता देता हूँ कि राजस्थान का अपवाह तंत्र, ठीक है, राजस्थान का अपवाह तंत्र, यह है राजस्थान का अपवाह तंत्र। और राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागरीय अपवाह तंत्र, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देख लेते हैं कि जो आंतरिक अपवाह तंत्र है वो राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% हिस्सा है, क्या करता है, कवर करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, 60% हिस्सा क्या करता है, कवर करता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र ये क्या करता है, लगभग 23% हिस्सा दोस्तों ये कवर करता है। अब बात कर लेते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। ये क्या करता है, ये राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 17% क्या करता है दोस्तों, कवर करता है। अब अगली बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अरावली को राजस्थान में क्या कहते हैं, जल विभाजक रेखा कहते हैं। पूछा जाता है काफ़ी बार, काफ़ी एग्जाम्स में, काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है, ठीक है दोस्तों। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों को तो अलग कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो जो नदियां हैं वो वहीं पे ही विलुप्त हो जाती है, राजस्थान में ही। अब राजस्थान में सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियां पाई जाती हैं, लगभग 8-9 नदियां हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं, सर्वाधिक अंतः प्रवाही, क्योंकि मरुस्थल का विस्तार है वो सर्वाधिक है, जिससे नदियाँ वहीं विलुप्त हो जाती हैं। मैं पहले भी आपको इस बारे में बता चुका हूँ। अगला देख लेते हैं। देश के कुल सतही जल का राजस्थान में 1.16% भाग है, ठीक है दोस्तों। देश में कुल भूमिगत जल का राजस्थान में 1.69% क्या है दोस्तों, भाग है, ठीक है दोस्तों। ये सब हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अब
आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में क्या करेंगे हम दोस्तों? आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अंतः प्रवाही नदियाँ जो अपने ही क्षेत्र में क्या हो जाती हैं दोस्तों? विलुप्त हो जाती हैं। अंतः प्रवाही नदियाँ जो अपने ही क्षेत्र में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। राजस्थान में क्या होती हैं? राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला देख लेते हैं। इनकी एक ट्रिक है, याद रखने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आज यदि आपने इस ट्रिक को पढ़ लिया तो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक में देख लेते हैं। काका सोम रूपा के साथ रूपनगढ़ के मेले से घर पर बाण लाना, घर पर बाण लेकर आना। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लेना, काका सोम रूपा के साथ रूपनगढ़ के मेले से घर पर बाण लाना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए का से क्या होगा दोस्तों? का से हो जाएगा ये वाला का से हो जाएगा काकन्य नदी। का से क्या हो जाएगा? कांतली नदी। सो अनुपलब्ध नहीं है, ये सो से साबी नदी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा साबी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? साबी नदी। ठीक है। रूपा से रूपा रेल नदी, रूपनगढ़ से रूपनगढ़ नदी, रूपा ठीक है। में से मेंथा नदी, घ से घग्गर नदी और बाण से बाण या फिर बांडी नदी भी इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये हो गई कौन सी नदियाँ? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। इसकी एक ट्रिक है, काका सोम रूपा के साथ रूपनगढ़ के मेले से घर पर बाण लाना। ये बस इतना ही आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इन नदियों की कोई सहायक नदी नहीं है। इन नदियों की कोई भी सहायक नदी नहीं है। नदियों पे बने हुए बांध हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नदियों के किनारे कौन से दुर्ग हैं, कौन से शहर बसे हुए हैं और कौन सी सभ्यता मिली है, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देख लेते हैं घग्गर नदी के बारे में। देखिए घग्गर नदी कहाँ से उद्गम कहाँ से होता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है कि इसका उद्गम कहाँ होता है, कहाँ तक कहाँ जाती है। इन सब सारी नदियों के बारे में ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कालका की पहाड़ियाँ, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? कालका की पहाड़ियों के अलावा इनको बोलते हैं शिवालक की पहाड़ियाँ। शिवालक की पहाड़ियाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश। तो घग्गर नदी कहाँ से आती है दोस्तों? घग्गर नदी आती है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से आती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ या फिर इनको बोल सकते हैं कालका की पहाड़ियाँ। अपवा क्षेत्र के बारे में बात करें तो गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ इनका क्या है? अपवा तंत्र है। कुल लंबाई की बात करें कहाँ से कहाँ तक, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये अंतिम बिंदु की कौन सा है? इसको अंतिम बिंदु है इसका फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। यानी कि ये जो है इसकी कुल लंबाई कहाँ से कहाँ तक, यानी कि कालका की पहाड़ियाँ और अंतिम बिंदु फोर्ट अब्बास तक कितनी है? 465 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में बात कर लेते हैं। राजस्थान में जहाँ से इंटर होती है, कहाँ से इंटर होती है? टिब्बी। कहाँ से होती है? राजस्थान में नदी का प्रवेश कहाँ होता है? तलवाड़ा, हनुमानगढ़। ठीक है, तलवाड़ा से होता है, तलवाड़ा गांव से। तो तलवाड़ा गांव से लेकर के यहाँ जो बाहर जाती है, एग्जिट होती है, कहाँ पे एग्जिट होती है? हनुमानगढ़ में। तो श्री गंगानगर से एग्जिट होती है, तो वहाँ तक का जो एरिया है उसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। चलो इसको अपन अच्छे से मैप के अंदर पढ़ेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी अंतः प्रवाही के अंदर बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी प्रवाही नदी है। ठीक है, देश की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। अब ये क्या करती है दोस्तों? देश की सबसे आंतरिक प्रवाही वाली नदी है। प्रवाह क्षेत्र क्या है इसका? उत्तर से दक्षिण है। ये सारे पॉइंट है, ये मैं आपको भी समझा दूंगा। पाकिस्तान में नदी का नाम क्या है? नदी को क्या कहते हैं वहाँ पे? हकरा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। अगला एक और देख लेते हैं, तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में स्थित मीठे पानी की झील है जो राज्य की सबसे निचली ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नदी के तल पर स्थित सभ्यताएं कौन कौन सी मिली? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यताएं कहाँ मिली? हनुमानगढ़ में मिली। घग्गर नदी हिमालय क्षेत्र से राजस्थान में आने वाली कौन सी है? एक मात्र हिमालय से आती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। कौन सी से? कालका की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी आती है। राजस्थान का शोक, घग्गर नदी में अक्सर क्या आ जाती है? इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक कहते हैं, मृत नदी भी इसको कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आ जाती है। इससे बाढ़ आने के कारण में राजस्थान में तो बाढ़ आएगी, तो राजस्थान का इसको क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में बाढ़ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रवाह क्षेत्र के नाम पर घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहते हैं? यानी हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के पास में ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नाली कहते हैं, पाट कहते हैं, बग्गी कहते हैं। कहाँ? हनुमानगढ़ और
श्रीगंगानगर के अंदर। ठीक है दोस्तों, उपनाम की बात करें तो सरस्वती नदी ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है? सरस्वती नदी कहा गया है। सोत्तर नदी भी इसको कहा गया है, इस देती या फिर लेटी हुई नदी कहा, या मर्त नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पानी का बहाव। यदि पानी का बहाव कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, तो ये कहाँ तक जाएगी? भटनेर के मैदानों तक जाएगी। और यदि मध्यम रहा, यानी कि बारिश मध्यम हुई, तो ये कहाँ तक जाएगी? अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक जाएगी। और यदि बहुत अधिक रहा तो ये कहाँ तक जाएगी? फोर्ट अब्बास यानी कि पाकिस्तान तक ये जाती है। अब इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं मैप के अंदर। ठीक है, मैप के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे मान लेते हैं, हालांकि दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं HP, मान लेते हैं यहाँ पे HP, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ये आती है पंजाब में, पंजाब में आने के बाद में ये थोड़ी सी आती है राजस्थान में, हरियाणा में, हरियाणा से आने के बाद में यहाँ पे प्रवेश करती है ये। और चलो पहले मिला लेते हैं, ये लो, पहले अपन ने क्या किया? एक नदी बना ली। ठीक है दोस्तों, ये नदी अपन ने क्या कर ली? बना ली। बड़ा अच्छा ही समझा देंगे आज का जो ये आज यदि आप पढ़ेंगे तो आज पढ़ने के बाद में इस नदी को आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर क्या नहीं करोगे? इस नदी को कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो चलिए, ये नदी अपन ने क्या कर ली? बना ली। कौन सी नदी बना ली है? ये बना ली अपन ने घग्गर नदी। घग्गर नदी अपन ने बना ली कहाँ से? कहाँ से? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यानी कि HP। हिमाचल प्रदेश से कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियाँ। कहाँ दोस्तों? ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियाँ। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? कालका की पहाड़ियाँ ही बोलते हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ ही बोलते हैं। HP हिमाचल प्रदेश से आती है, कहाँ आ जाती है दोस्तों? पंजाब में। पंजाब में एक जगह है, कहाँ? चितांग। यह है चितांग। क्या है दोस्तों? यह है चितांग। ओके, अगली बार फिर आती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में यहाँ पे आ जाती है दोस्तों, और इस नदी के किनारे हरियाणा में एक सभ्यता भी मिली है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, एक बताना भूल गया मैं आपको, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे कालका माता का मंदिर है, काली माता का मंदिर। किसका? काली माता का मंदिर है, इसलिए इसको कालका की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, काली माता का मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों, काली माता का क्या है? यहाँ पे मंदिर है। चितांग आ गया। अच्छा, दूसरा बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये हरियाणा है, यह हरियाणा के अंदर एक सभ्यता मिली है। यहाँ पे कौन सी सभ्यता मिली है? बनवाली सभ्यता। कौन सी सभ्यता मिली है दोस्तों? यहाँ मिली है बनवाली सभ्यता। कौन सी सभ्यता मिली है दोस्तों? बनवाली सभ्यता। ठीक है, और यहाँ पे एक झील भी है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर एक झील है जिसका क्या नाम है? ओट्टू झील। क्या बोलते हैं जिसको? ओट्टू झील। ओट्टू झील, ओट्टू झील, ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इतना होगा। इतना होने के बाद में चलिए अगला देख लेते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन राजस्थान में घुसने की। राजस्थान में यहाँ पे ये नदी क्या करती है भाई लोग? घुस जाती है। कहाँ घुस जाती है? कहाँ घुस जाती है दोस्तों? ये घुस जाती है तलवाड़ा में। कहाँ घुस जाती है? तलवाड़ा में। कहाँ मेरे भाई? तलवाड़ा। तलवाड़ा गाँव है। कहाँ पे है ये? और तहसील कौन सी है? टिब्बी। कौन सी तहसील है? टिब्बी तहसील है। ठीक है दोस्तों, टिब्बी तहसील है। क्या मेरे भाई? टिब्बी तहसील है। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है कहाँ से? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा का ग्राम मंदिर है। ये क्या है यहाँ पे? ये हनुमानगढ़ है। क्या है भाई? हनुमानगढ़ है। क्या बोलेंगे मेरे भाई इसको? हनुमानगढ़ बोलेंगे। ये दो, ये एक श्रीगंगानगर हो गया और ये हो गया हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ से ये क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। इतना आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। तलवाड़ा गाँव में प्रवेश करती है। फिर इस नदी के ऊपर यहाँ पे क्या है दोस्तों मेरे भाई? ये इस नदी पे यहाँ पे क्या है मेरे भाई? यहाँ पे एक झील बनी हुई है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा, इसका नाम है मेरे भाई तलवाड़ा झील। क्या नाम है मेरे भाई? तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़। काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है तलवाड़ा झील कहाँ है? तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। कहाँ है मेरे भाई? हनुमानगढ़ में है। हो गया इतना। राज्य की ये मिलता हुआ एक इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या है कि राज्य की सबसे निचाई पर स्थित कौन सी झील है? राज्य की सबसे निचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो कौन सी झील है? तलवाड़ा झील। क्या है मेरे भाई? सबसे निचाई पर। क्या है मेरे भाई? सबसे निचाई पर स्थित क्या है?
स्थित झील है मेरे भाई। ठीक है, आ गया समझ में? इतना आ गया। आज हम सारा पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? घग्गर नदी के बारे में। हम पढ़ किस चीज़ के बारे में रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं घग्गर नदी। किसके बारे में मेरे भाई? घग्गर नदी। कौन सी है? ये वाली घग्गर नदी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। मीठे पानी की झील है तलवाड़ा झील। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक दुर्ग बना हुआ है। क्या यहाँ पे एक क्या बना हुआ मेरे भाई? यहाँ पे एक दुर्ग बना हुआ है। यहाँ पे एक क्या बना हुआ मेरे भाई? दुर्ग। कहाँ? हनुमानगढ़ के अंदर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है, इसका क्या नाम है मेरे भाई? इसका नाम है भटनेर। भटनेर। क्या नाम है मेरे भाई? भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग हो गया। चलिए अब बड़ा मस्त सा पढ़ लेते हैं भटनेर के बारे में। भटनेर के दुर्ग को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते। इस दुर्ग के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भटनेर का दुर्ग किसने बनवाया था। एक छोटा सा मतलब चलता फिरता सा है, बात कर ही लेते हैं भटनेर के दुर्ग के बारे में। कब बना था? 1550 ईस्वी को। कब बना था दोस्तों? सन 1550 ईस्वी को ये बना था। किसने बनवाया था? जैसलमेर के शासक। किसने बनवाया था मेरे भाई? जैसलमेर के शासक। क्या नाम था? राणा, क्या नाम था? राणा बहादुर सिंह। राणा बहादुर सिंह। ठीक है मेरे भाई, किसने बनवाया? इन्होंने बनाया था। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर हुआ 1805 के अंदर। 1805 के अंदर बीकानेर वालों ने क्या कर लिया? इस पे अधिकार कर लिया। ठीक है, बीकानेर वालों ने किसने किया? सूरत सिंह। किसने किया? राजा सूरत सिंह ने। राजा सूरत सिंह ने क्या किया? युद्ध किया और इस पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसको हराया? जैसलमेर के भाटी शासकों को इन्होंने पराजित किया। दूसरे बात कर लेते हैं। 52 बीघा के अंदर। कितना? 52 बीघा के अंदर। कितना मेरे भाई? 52 बीघा के अंदर ये पूरा दुर्ग है। कितनी है? 52 ही इसके अंदर क्या है मेरे भाई? बुर्ज हैं। 52 ही इसके अंदर बुर्ज है। इसके अंदर एक बिल्डिंग और है। क्या बोलते हैं उसको? जैन पसारा का मंदिर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जैन पसारा। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जैन पसारा मंदिर इस इमारत का नाम है। ठीक है मेरे भाई, जैन पसारा मंदिर। एक और चीज़ है इसके अंदर, शेर खान का मकबरा। क्या है मेरे भाई? शेर खान का मकबरा। क्या है मेरे भाई? शेर खान का मकबरा भी इसके अंदर स्थित है। ठीक है, अच्छा दूसरा तैमूर के बारे में बात कर लेते हैं। तैमूर ने इस किले को एक संज्ञा दी थी अपनी किताब, कौन सी किताब के अंदर? कहा था कि भारत का सबसे मजबूत किला है। भारत का सबसे क्या है? मजबूत किला है। कौन सा मेरे भाई? कौन सा है? कौन सी बुक है वो? अपनी आत्मकथा थी तुजक ए तैमूरी। क्या था मेरे भाई? तुजक ए तैमूरी। ठीक है, उसके अंदर कहा था कि ये भारत का सबसे मजबूत किला है। किसके बारे में पढ़ा आज अपन ने? आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा मेरे भाई किसके बारे में? आज अपन ने पढ़ा भटनेर के दुर्ग के बारे में। क्या पढ़ा मेरे भाई? भटनेर के दुर्ग के बारे में। ये सब चीज़ें मैंने आपको कर दी, बता दी। क्या कर दी मैंने आपको? ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप इसका एक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भटनेर के दुर्ग से आगे निकलते हैं। भटनेर के दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान की उत्तरी दिशा के अंदर है। कहाँ पे? उत्तरी दिशा के अंदर, इसलिए उत्तरी प्रहरी कहते हैं। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, ये भी बता दिया। और भारत का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है भटनेर का दुर्ग है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे हम किसकी? कालीबंगा सभ्यता की, पीलीबंगा सभ्यता की और रंगमहल सभ्यता की। कहाँ मिले मेरे भाई? कहाँ मिले? यहाँ मिले। कौन सी जगह पे मिले हैं मेरे भाई? हनुमानगढ़ के अंदर मिले हैं। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, क्या क्या है? चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? घग्गर के किनारे। ठीक है मेरे भाई। पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता किसके किनारे मेरे भाई? घग्गर नदी के किनारे। और रंगमहल सभ्यता। और क्या है दोस्तों? रंगमहल सभ्यता। ये भी किसके किनारे मेरे दोस्तों? ये भी यहाँ पे, कहाँ पे? कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है मेरे भाई, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता यानी कि कालीबंगा सभ्यता मतलब काली चूड़ियाँ। ठीक है, खोज किसने की? इतावली भारतविद नागरिक लुइस पियो टेस्टोरी ने इसकी
ज़्यादा डीप में अपन पढ़ने वाले नहीं हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इनके बारे में हम सभ्यताओं के बारे में बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। और 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन किया। उसके बाद में 1961 और 1969 में बेबीलाल और बालकृष्ण थापर ने इसका उत्खनन किया, किसका, कालीबंगा सभ्यता का, ठीक है दोस्तों। रंग महल सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। रंग महल सभ्यता भी इसी के किनारे है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला स्टार्ट कर देते हैं। हनुमानगढ़, यहाँ पे एक जंक्शन बना हुआ है, नाम क्या है उसका, हनुमानगढ़ जंक्शन। क्या नाम है उसका, हनुमानगढ़ जंक्शन, ठीक है मेरे भाई, हनुमानगढ़ जंक्शन है, ठीक है। हनुमानगढ़ जंक्शन में अक्सर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, यानी कि यहाँ बाढ़ आ जाती है तो सारे फैल जाता है पानी और बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का शोक। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राजस्थान का शोक। किसको कहते हैं, घग्गर नदी को, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे जो घग्गर नदी जो बहती है, ठीक है, घग्गर नदी तो बहती है, उसके क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसके क्षेत्र को कहते हैं मेरे भाई नाली, ठीक है, या फिर उसको कहते हैं पाट, नाली या पाट कहा जाता है, ठीक है, और या फिर बग्गी भी इसको कहा जाता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर, ठीक है मेरे भाई। दूसरा, चलिए ये हो गया। अनूपगढ़, सूरतगढ़, यहाँ पे अनूपगढ़ है, यहाँ पे सूरतगढ़ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अनूपगढ़ है, यहाँ पे सूरतगढ़ है, यहाँ से होकर के जाती है और फिर ये कहाँ तक चली जाती है, ये पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान में कौन सी जगह है, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास। कौन सी जगह मेरे भाई, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास नामक जगह पे चली जाती है। अंतिम बिंदु है इस नदी का फोर्ट अब्बास। और पाक में इस नदी को क्या कहा जाता है, पाक में इस नदी को कहा जाता है हकरा। क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है, ठीक है। हो गया, इतना आ गया समझ में, इतना काफ़ी कुछ पढ़ा है मैंने इसके बारे में। दूसरा एक और बताते हैं, इस घग्गर नदी के जो उपनाम है, घग्गर नदी यानी कि घग्गर नदी के क्या है, उपनामों के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान का शोक मैंने बता दिया, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार इसको क्या कहा गया है, सरस्वती। क्या कहा गया है भाई मेरे भाई, इसको कहा गया है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी इसको कहा गया है। दूसरा, इसको क्या कहा गया है, सोतर नदी भी कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे भाई, सोतर नदी भी इसको कहा गया है। तीसरा, इसको क्या कहा गया है, द्वेषवती नदी, यानी कि द्वेष, क्या कहा गया है, द्वेती नदी भी इसको कहा गया है। दूसरा, इसको क्या कहा गया है, लेटी हुई नदी। क्या कहा गया है मेरे भाई, लेटी हुई नदी। ठीक है। घग्गर, अब घग्गर के पानी के बारे में बात कर लेते हैं। यदि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी कहाँ तक जाता है, कम होती है तो कहाँ तक जाता है, मीडियम होती है तो कहाँ तक जाता है। यदि बारिश बिल्कुल कम होती है तो यहाँ पे बटनेर के मैदान है, बटनेर के यहाँ पे क्या है, मैदान है, तो इसका पानी क्या होता है, इसका पानी यहाँ से आता है और बटनेर के मैदानों तक ही आता है और गाद लेके आता है, यहाँ तक ही ख़त्म हो जाती है। यदि मध्यम बारिश होती है, यानी कि मध्यम बारिश होती है, तो इसका पानी कहाँ तक आता है, इसका पानी आता है यहाँ तक, यानी यहाँ तक सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक इसका पानी आता है। और यहाँ पे आने के बाद यदि बारिश मान लेते हैं बहुत भयंकर हो रही है और हमने ये जंक्शन खोल दिया हनुमानगढ़ जंक्शन, तो उसके बाद में पानी आता है कहाँ तक, फोर्ट अब्बास तक, ठीक है, फोर्ट अब्बास तक। अच्छा, दूसरा इसके बहाव के बारे में बता देता हूँ। उत्तर दिशा ये है और दक्षिण इधर मान लेते हैं, दक्षिण ये है, तो इसका बहाव क्षेत्र क्या है, उत्तर से क्या है मेरे भाई, दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में आने वाली। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के अंदर हिमालय क्षेत्र से आने वाली एकमात्र नदी का नाम बताओ, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी घग्गर नदी। ठीक है मेरे भाई, आज हमने क्या किया, सारा पढ़ लिया, किसके बारे में, घग्गर नदी के बारे में, लगभग हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो ठीक है, बता दिया मैंने, राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी, आंतरिक प्रवाही नदी कांतली नदी है, और देश की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाही नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। ठीक है मेरे भाई, आज हमने घग्गर नदी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। तो चलिए अगली नदी के बारे में देखते हैं, कांतली नदी की हम बात कर लेते हैं। तो कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से इसका उद्गम होता है। और लंबाई की बात कर लें तो इसकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर की लंबाई है। ये क्या है, एक मौसमी नदी है।
आंतरिक अपवा की वह नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, प्रवाह क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कौन कौन से जिलों से होकर के ये गुजरती है। सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, इधर से होकर के ये निकलती है। तोरावटी की बात कर लेते हैं। तोरावटी इसको कहा जाता है, कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैप के अंदर अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अंतिम बिंदु की बात कर लेते हैं। अंतिम बिंदु यहाँ पे मंडरेला झुंझुनू के अंदर है। मंडरेला कहाँ पे? चूरू के पास में है, चूरू के बॉर्डर पे। ठीक है दोस्तों, अगली बात कर लेते हैं सभ्यताएं। यहाँ पे सुनारी सभ्यता मिली है झुंझुनू में, और सुनारी सभ्यता के अंदर जहाँ लोहा गलाने की भट्टी के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। और एक मिली है गणेश्वर सभ्यता जहाँ पे तांबा मिला है, और इसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, झुंझुनू, खेतड़ी, नीमका थाना, नीमका थाना। ठीक है, तो चलिए अब अपन क्या कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं मैप के अंदर। दोस्तों ये मैप है राजस्थान का, और राजस्थान का मैप है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं। किसको? यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं नदी को। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं यहाँ पे सीकर, ये सीकर है यहाँ, और सीकर से ये होकर के कहाँ जाती है? इधर झुंझुनू की तरफ झुंझुनू की तरफ ये जाती है, तो ये झुंझुनू। इस तरह से अपन ने क्या कर लिया, इसको बना लिया है। ठीक है, तो ये क्या करती है दोस्तों, तो ये वाली है कांतली नदी। क्या है दोस्तों? ये है कांतली नदी। कहाँ से? सीकर से झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, क्या है इस नदी का, क्या नाम है? इस नदी का नाम है कांतली नदी। क्या है दोस्तों? इसका है कांतली नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? ये कांतली नदी है। कहाँ? ये यहाँ पे चूरू बॉर्डर है। ठीक है, तो चूरू बॉर्डर पर कहाँ? ये मंडरेला। कहाँ तक जाती है दोस्तों? ये जाती है मंडरेला। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? सीकर। कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? ये होती है सीकर। सीकर में कहाँ से? सीकर में यहाँ पे हैं खंडेला की पहाड़ियाँ। क्या है? खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ, ये यहाँ क्या है? ये क्या है? अरावली क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं ये खंडेला की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसको क्या, आंतरिक प्रवाह की क्या है? ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है दोस्तों 100 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? इसकी 100 किलोमीटर की लंबाई है, और सीकर और झुंझुनू में ये बहती है। उद्गम स्थान मैंने आपको बता दिया, खंडेला की पहाड़ियाँ। यहाँ से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। यहाँ से क्या होता है इसका दोस्तों? उद्गम होता है। कहाँ से? और समाप्त कहाँ जाती है? अंतिम बिंदु क्या है इसका? मंडरेला। अंतिम बिंदु क्या है दोस्तों? अंतिम बिंदु क्या है इसका? मंडरेला है। ठीक है दोस्तों, अंतिम बिंदु इसका हो गया मंडरेला। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को, इस कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? इधर से बहती है, ये यहाँ से बहती है। ठीक है, इधर से बहते 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 मंडरेला तक ये जाती है। इसके अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावटी। अपवा क्या कहते हैं? अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावटी। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे तंवर वंश के राजाओं का राज था, इसलिए इस एरिया का नाम पड़ गया तोरावटी अपवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अच्छा दूसरा और बात कर लेते हैं इसके बारे में। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है। नीम का थाना, यहाँ पे है नीम का थाना, और ये नीम का थाना है। नीम का थाना के पास में कौन सी सभ्यता मिली? नीम का थाना के पास में मिली गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता मिली दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया दोस्तों? उत्खनन किसने किया? उत्खनन गणेश्वर सभ्यता का किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने किया दोस्तों? गणेश्वर का किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने। कि कब किया दोस्तों? 1977 में। क्या क्या मिला यहाँ पे? क्या क्या मिला दोस्तों यहाँ पे? यहाँ पे क्या क्या मिला दोस्तों? यहाँ पे मिला तांबा। क्या मिला दोस्तों यहाँ पे? तांबा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ताम्र जननी सभ्यता भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तांबा मिला। ठीक है, इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी? सुनारी सभ्यता की। सुनारी सभ्यता कहाँ मिली है? झुंझुनू में। कहाँ मिली दोस्तों? कहाँ मिली है सुनारी सभ्यता? यहाँ पे क्या मिली है? यहाँ पे मिली है सुनारी सभ्यता।
क्या मिली दोस्तों? सुनारी सभ्यता। कहाँ मिली है दोस्तों? ये मिली है झुंझुनू में। कहाँ मिली दोस्तों? झुंझुनू में। कब मिली दोस्तों? कब मिली? 1980 में। कब मिली? 1980 में। किसने उत्खनन किया? ये एक यही सभ्यता है जिसका उत्खनन किसने किया? राजस्थान। किसने किया इसका उत्खनन? राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग। किसने किया दोस्तों? राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने इसका क्या किया? उत्खनन किया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, इतना ही है कांतली नदी के बारे में। ठीक है, तो अगली नदी के बारे में बात कर लेते हैं। अगली नदी कौन सी नदी रहेगी दोस्तों? काकन्य नदी। ठीक है दोस्तों, अगली नदी के बारे में बात कर लेते हैं, काकन्य नदी के बारे में। काकन्य नदी है ये। ठीक है दोस्तों, काकन्य नदी के बारे में अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों? बात कर लेते हैं। कहाँ स्थान कौन सा है इसका? कहाँ से है? जैसलमेर से। लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी? 17 किलोमीटर की लंबाई है। उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी गांव की पहाड़ियाँ जैसलमेर से। कहाँ से होता है दोस्तों? कोठारी गांव की पहाड़ियाँ कहाँ से? जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी की यदि बात करें तो वो कौन सी नदी आती है? काकन्य नदी आती है। इस पर क्या है? एक कौन सी झील बनी हुई है? बुज झील। कौन सी झील है दोस्तों? बुज झील। बुज झील है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। कि पढ़ लेते हैं अपन ड्राइंग के अंदर पढ़ लेते हैं। कहाँ से? देखिए, जैसलमेर के काकन्य नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसलमेर से यहाँ से कहाँ से? कोठारी गांव की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकल करके ये क्या है? यहाँ याचना जैसलमेर तक, नाचना जैसलमेर तक। ठीक है, ये यहाँ तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती है? ये यहाँ तक चली जाती है। ये अपन ने बना ली कौन सी नदी? काकन्य नदी। ये दोस्तों अपन ने कौन सी नदी बना ली? ये नदी बना ली अपन ने कौन सी दोस्तों? ये अपन ने बना ली काकन्य नदी। कौन सी नदी बना ली मेरे भाई? इसको बना लिया काकन्य नदी। कौन सी नदी बना लिया मेरे भाई? काकन्य नदी। ठीक है, काकन्य नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है दोस्तों? कोठारी गांव। कहाँ से? उद्गम इसका कहाँ से है? उद्गम इसका कहाँ से है? इसका उद्गम है कोठारी गांव। कोठारी गांव की पहाड़ियाँ कहाँ? जैसलमेर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से आती है काकन्य नदी। आने के बाद में यहाँ पे एक झील है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? यहाँ पे मेरे भाई एक झील है। क्या नाम है इस झील का? इस झील का क्या नाम है मेरे भाई? इस झील का नाम है बुध झील। ठीक है, हो गया दोस्तों। यहाँ कौन सा गांव है? यहाँ पे एक गांव का नाम है। इस गांव का नाम क्या है? रूपजी गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर है झील? रूपजी गांव के अंदर। कौन सी झील है? बुध झील है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बुध झील के। जैसलमेर ये काकन्य नदी पे है। कौन से गांव के अंदर है? रूपजी गांव के अंदर है। इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है वो 17 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी लंबाई है दोस्तों? इसकी है 17 किलोमीटर की लंबाई। केवल इतना सही है काकन्य नदी के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगली नदी के बारे में बात करते हैं, मेंथा नदी के बारे में। मेंथा नदी को क्या कहते हैं? मेंथा नदी को क्या कहते हैं? एक और नाम है मेंथा नदी का, इसका नाम है मेड्डा नदी। ठीक है दोस्तों, इसको मेंथा नदी या फिर मेड्डा नदी भी कहा जाता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? इसका होता है मोहनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से। विशेषता क्या है? सांबर में सर्वाधिक नमक का गाद लाने वाली नदी कौन सी है? मेंथा नदी है। ठीक है, ये सारी साथ में पढ़ाऊंगा आपको मैप के अंदर। अगली बात करते हैं रूपनगढ़ नदी के बारे में। रूपनगढ़ नदी है वो कहाँ से? उद्गम कहाँ से होता है? किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र इसका अजमेर से आती है, फिर जयपुर आती है। अंतिम बिंदु जयपुर कहाँ? सांबर झील कहाँ? फुलेरा के अंदर। और ये क्या करती है? ये सलेमाबाद में इस झील के ऊपर क्या है? एक निम्बार्क संप्रदाय की क्या है? पीठ है दोस्तों। चलो इन दोनों को अपन क्या करते हैं दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन इसको मैप के अंदर। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? यहाँ पे बनाते हैं एक सांबर झील। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे कौन सी झील है? यहाँ पे है सांबर झील। क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका नाम है सांबर झील।
मान लेते हैं जयपुर है ये सारा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, रूपनगढ़ नदी के बारे में बात कर लेते हैं। जयपुर, अजमेर व जयपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूपनगढ़ नदी के बारे में। कौन सी? रूपनगढ़ नदी के बारे में। ठीक है, रूपनगढ़ की नदी है ये, क्या कहाँ से, और अपवा क्षेत्र क्या है इसका? अजमेर। अजमेर से क्या है इसका? जयपुर। जयपुर है, अजमेर से जयपुर है, अजमेर से जयपुर है, बिल्कुल है, अजमेर से जयपुर है इसका। और ये है खंडेला। मान लेते हैं ये खंडेला है नहीं, लेकिन यहाँ पे खंडेला, ये पूरा जयपुर है। इधर ये खंडेला है, खंडेला के बाद में इधर ये नागौर है, खारी, नागौर। ठीक है, और इधर ये बांडी नदी है, बांडी नदी है। ये क्या है? रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ नदी है। ये क्या है दोस्तों? रूपनगढ़ नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है रूपनगढ़ नदी? किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ से? अजमेर। ठीक है मेरे भाई, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, अजमेर, यहाँ से निकलती है ये नदी। और यहाँ से क्या करती है मेरे भाई? यहाँ से बह करके कहाँ चली जाती है? सांबर के अंदर। यहाँ से बह करके कहाँ चली जाती है मेरे भाई? सांबर के अंदर। इस नदी के ऊपर क्या बना हुआ है? एक क्या बना हुआ है? सलेमाबाद के अंदर, सलेमाबाद, सलेमाबाद में क्या है? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की क्या है यहाँ पे? पीठ है। ठीक है दोस्तों, हो गया इतना? कितना अच्छा पढ़ा है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। यह है मेंथा नदी। ये कौन सी नदी है दोस्तों? ये है मेंथा नदी। कौन सी दोस्तों? यह है मेंथा नदी। मेंथा नदी भी क्या करती है? उत्तर दिशा से इस झील के अंदर क्या करती है मेरे भाई? मेंथा नदी उत्तर दिशा से इस झील के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। प्रवेश करती है, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मनोरपुरा की पहाड़ियाँ। कहाँ से निकलती है? मनोरपुरा की पहाड़ियाँ, मनोरपुरा की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, मनोरपुरा की पहाड़ियाँ से निकलती है और उत्तर दिशा से, कहाँ से? उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या करती है? उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। ये वाली नदी किधर से करती है? ये वाली करती है दक्षिण दिशा से, यानी कि ये करती है साउथ से, दक्षिण दिशा से क्या करती है? प्रवेश करती है। इधर गिर जाती है, ये इसके अंदर आ जाती है, सांबर के अंदर। इधर से बांडी नदी आती है, बांडी नदी किसके अंदर आती है? सांबर के अंदर आती है और गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये एक नाला है और वो इधर ये खारी है, खारी नदी इधर नागौर से ही इधर से होकर के आती है और इसके अंदर सांबर के अंदर क्या करती है मेरे भाई? सांबर के अंदर गिर जाती है। ठीक है, हो गया दोस्तों, अच्छा समझ में आया? ये सारे क्या करते हैं? सांबर झील के अंदर आ जाते हैं और सांबर झील के अंदर गिर जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, हो गया, सारा हो गया। चलिए अगली बात कर लेते हैं, रूपा रेल नदी के बारे में बात कर लेते हैं। रूपा रेल नदी के बारे में अपन क्या कर लेते हैं भाई? अब बात कर लेते हैं। रूपा रेल नदी है, उपनाम इसका क्या है? लसवारी नदी है, वराह नदी है, अलवर। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ से इसका? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से है। रूपा रेल का विशेषताएं बात कर लेते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। विशेषताएं क्या क्या है? इसका पानी मोती झील भरतपुर में जाता है। मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। सुजान गंगा चैनल के माध्यम से मोती झील का पानी लोहागढ़ तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, यदि आपके पास में आ जाए कि भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं मेरे भाई? रूपा रेल नदी। किसको कहा जाता है? रूपा रेल नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसको किसके अंदर पढ़ लेते हैं? इसको पढ़ लेते हैं अपन मैप के अंदर। तो चलिए मैप खोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक जाती है ये? अलवर है, अलवर है, अलवर से ये कहाँ जाती है? अलवर से ये जाती है भरतपुर, और भरतपुर से फिर इधर से होते हुए ये दिल्ली में गुड़गांव तक जाती है। ठीक है, कहाँ तक जाती है? दिल्ली में गुड़गांव तक ये जाती है मेरे भाई। इधर से अलवर से निकलती है, अलवर से निकलने के बाद में ये यहाँ तक जाती है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी नदी है? किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? अपन बात कर रहे हैं रूपा रेल नदी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूपा रेल नदी के बारे में।
उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं, अलवर से हैं। अलवर में कहाँ? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इधर से यह कहाँ जाती है? ये जाती है इधर से भरतपुर में, भरतपुर में चली जाती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला बात कर लेते हैं। और रूपा रेल नदी का बारे में मैंने बता दिया कि इस यहाँ पे अलवर के अंदर इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अलवर के अंदर इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? अलवर के अंदर इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अहिरवाटी क्षेत्र। अहिरवाटी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, इसके अंदर मोती झील बनी हुई है, इस नदी से एक झील बनी हुई है। कहाँ पे? यहाँ भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर एक झील बनी हुई है। क्या नाम है इसका? इसका है मोती झील। क्या नाम है मेरे भाई? इसका नाम है मोती झील। कहाँ बनी हुई है मेरे भाई? भरतपुर में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? भरतपुर में बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पे सभ्यता भी मिली है। कहाँ मिली है? नेह सभ्यता मिली है भरतपुर के अंदर। यहाँ भरतपुर के अंदर एक सभ्यता मिली है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नेह, नेह सभ्यता। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ डीग आती है, डीग है ना, तो डीग, ये डीग है। ठीक है, डीग के महल, तो ये दोस्तों कहाँ से? अलवर, भरतपुर, डीग होते हुए निकल जाती है। कहाँ? अंतिम अंतिम बिंदु कौन सा है इसका? अंतिम बिंदु है इसका गुरुग्राम, गुरुग्राम, दिल्ली, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हो गया इतना। चलिए यहाँ पे आगे ये विलुप्त हो जाती है। और ठीक है, एक बात, इसको भरतपुर की क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन, यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और मोती झील है, और मोती झील का पानी है। ठीक है, मोती झील का पानी यहाँ से क्या एक वो बनाया हुआ है, क्या चैनल बनाया हुआ है? सुजान गंगा चैनल जिसको बोलते हैं, और वहाँ से क्या करता है? लोहागढ़ के अंदर में इस पानी को पहुँचाया जाता है दोस्तों। और भरतपुर के बारे में बात कर लेते हैं। भरतपुर के बारे में क्या कहा कि जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? राजा सूरजमल को, राजा सूरजमल को। ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने। किसके बारे में पढ़ लिया दोस्तों? आज अपन ने ये पढ़ लिया रूपा रेल नदी के बारे में। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे साबी नदी के बारे में। साबी नदी, साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर है, और इसका जो परवा क्षेत्र है उसके बारे में। साबी नदी को एक और नाम से जानते हैं। कौन सी? साहिबी नदी। क्या दोस्तों? साहिबी नदी। कहाँ से उद्गम होता है इसका? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। परवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? जयपुर। परवा क्षेत्र यहाँ से जयपुर से लेकर के कहाँ तक जाता है? हरियाणा तक जाता है। अंतिम बिंदु इसका गुरुग्राम हरियाणा है। यहाँ पे क्या ये विलुप्त हो जाती है। इसके किनारे कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। कहाँ मिली है? जयपुर में मिली है, जहाँ हाथी दांत के अवशेष क्या मिले हैं? मिले हैं। कई बार आ जाएगा, मान लो कि हाथी दांत के अवशेष हैं वो कौन सी सभ्यता के अंदर मिले हैं? तांबे के अवशेष कौन सी सभ्यता के अंदर मिले हैं? लोहे गलाने की भट्टियाँ वो कौन सी सभ्यता के अंदर मिली है? इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। जोधपुरा सभ्यता का किसने उत्खनन किया, और गणेशवर सभ्यता का किसने उत्खनन किया? इस तरह से काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये सब है एक अलग से वीडियो में बना करके बहुत ही अच्छी ट्रिक के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। तो ये जोधपुरा सभ्यता है, कौन सी नदी के किनारे मिली है? साबी नदी के किनारे मिली है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन साबी नदी के बारे में, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं साबी नदी को। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है दोस्तों जयपुर, और जयपुर से निकलती है, जयपुर से निकल करके ये कहाँ जाती है? गुरुग्राम हरियाणा होकर के गुरुग्राम तक ये चली जाती है। कौन सी नदी है? ये इस नदी का नाम है साबी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? ये है साबी नदी। चलिए साबी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। उद्गम स्थान कहाँ से है? सेवर की पहाड़ियाँ,
सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ, जयपुर। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर उद्गम स्थल है। और इसकी एक सहायक नदी भी है, इसकी सहायक नदी भी है, एक इसकी एक क्या है, सहायक नदी। क्या नाम है, क्या नाम है दोस्तों, इसकी सहायक नदी का नाम है लूणी। सहायक नदियाँ वो होती हैं जो इस नदी के अंदर आकर के मिल जाती हैं और इसके बहाव को थोड़ा और बढ़ा देती हैं, वो होती है सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ये सहायक नदी भी है इसकी एक। ठीक है, अंतिम पॉइंट इसका कहाँ है, अंतिम पॉइंट है इसका गुरुग्राम, दिल्ली। अंतिम पॉइंट इसका गुरुग्राम, दिल्ली HR है। ठीक है दोस्तों, सिक्कर, इसको सेवर की पहाड़ियाँ, एक सेवर की पहाड़ियाँ ये मतलब यहाँ से क्या, सिक्कर और जयपुर से निकलती है, यहाँ से निकलने के बाद में ये कहाँ तक जाती है, इधर तक जाती है, इसका प्रवाह क्षेत्र ये वाला रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिली है एक, यहाँ पे क्या मिली एक, यहाँ पे मिली एक, क्या मिली, जोधपुरा सभ्यता। कौन सी, जोधपुरा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, जोधपुरा सभ्यता यहाँ पे मिली है। और इसके अंदर क्या मिले हैं, हाथी दांत। क्या मिले भाई, इसके अंदर मिले हाथी दांत, हाथी दांत इस सभ्यता के अंदर मिले। ठीक है दोस्तों, इतना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली, जोधपुरा सभ्यता मिली। साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। ठीक है, और साबी नदी का अंतिम बिंदु दिल्ली गुरुग्राम है। साबी नदी की सहायक नदी लूणी नदी है। ठीक है दोस्तों, इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो ये हो गई आज की अपनी साबी नदी। साबी नदी के बाद में अगली जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है मेरे भाई, वो है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है मेरे भाई, वो है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इसका उपनाम क्या है, अर्जुन की गंगा है, ताला नदी है, और रुंडित सरिता भी इसको कहते हैं। बाणगंगा को बांडी नदी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से उद्गम होता है, इसकी बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है। सभ्यता इसके अंदर कौन सी मिली, बेराट सभ्यता मिली जयपुर के अंदर। यहाँ क्या मिले, मौर्य काल के अवशेष मिले। ठीक है मेरे भाई, ये दो नदी है महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। और बेराट का प्राचीन नाम क्या था मेरा भाई, विराट नगर था। क्या था, विराट नगर था। बांध बता देते हैं, इस नदी पे कौन कौन से बांध है, जमवा रामगढ़ बांध है। प्राचीन समय में आमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों को इसी से क्या किया जाता था, पेयजल आपूर्ति की जाती थी। दूसरा और देख लेते हैं, इसके ऊपर एक बांध और बना हुआ है, अजान बांध। क्या बना हुआ दोस्तों, इसके ऊपर अजान बांध बना हुआ है, भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है। रुंडित नदी, इस नदी को अपनी मुख्य नदी से मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाणगंगा क्या है, एक रुंडित नदी है। और रोही का मैदान, जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा द्वारा बने मैदान को रोही का मैदान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाणगंगा नदी के बारे में थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी मान लेते हैं ये जयपुर है, और यहाँ से जयपुर से बह करके ये कहाँ तक जाती है, ये जाती है यहाँ, ये हो गई बाणगंगा नदी। देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं बाण गंगा के बारे में। क्या उपनाम क्या है इनके, इनके अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। ठीक है, दूसरा इसको कहते हैं ताला नदी, ताला नदी। तीसरा इसको क्या कहते हैं, रुंडित सरिता। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रुंडित सरिता। कहाँ से होता है इसका उद्गम, इसका उद्गम होता है बेराट। बेराट कहाँ, जयपुर, जयपुर से। अच्छा, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा नदी, यहाँ से इन पहाड़ियों से, इन पहाड़ियों से ये क्या निकलती है, बाणगंगा नदी निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद में यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ देखना, एक तो गणेश डूंगरी मंदिर, गणेश डूंगरी। ठीक है, भीम डूंगरी भी यहाँ पे है, भीम डूंगरी। ठीक है दोस्तों, और बिजक डूंगरी। बिजक डूंगरी। ठीक है दोस्तों,
एक चीज़ और है, बिजक डूंगरी के अंदर कौन सा शिलालेख मिला? भाब्रू का शिलालेख। कौन सा मिला दोस्तों? भाब्रू का शिलालेख। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात कर लेते हैं बेराट सभ्यता के बारे में। बेराट सभ्यता के बारे में, बेराट सभ्यता में क्या मिले? मौर्य काल के अवशेष। ये याद कर लेना कौन सी जगह कौन सी किस चीज़ के अवशेष मिले हैं, क्या क्या धातुएं मिली हैं। मौर्य काल के अवशेष मिले, बिल्कुल मिले। और क्या मिले यहाँ पे? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित इसका नाम क्या था? बेराट। बेराट सभ्यता का विराटनगर भी, ठीक है। विराटनगर क्या था पहले? मत्स्य जनपद की क्या थी? एक राजधानी थी। इसको क्या कहते हैं? रुंडित नदी भी कहते हैं। वह नदी जो अपने मुख्य नदी से मिलने से पहले क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? रुंडित नदी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? जमवा रामगढ़ बांध। क्या मेरे भाई? यहाँ पे कौन सा बांध है? जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़ बांध। ओके, तो जमवा रामगढ़ जो बांध है ये आमेर के आसपास का क्षेत्र है। पहले यहाँ से क्या की जाती थी? जयपुर को आपूर्ति की जाती थी पानी की, लेकिन अब जो जयपुर को पानी की आपूर्ति है वो बिशलपुर बांध के द्वारा की जाती है। और इसको क्या कहते थे पहले? ढूंढाड़ का पुष्कर। क्या कहते थे दोस्तों? इसको कहते थे पहले ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते थे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे पहले क्या की जाती थी? गुलाब की खेती। क्या की जाती थी मेरे भाई? गुलाब की खेती की जाती थी। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक बहता हुआ ये क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? रोही। क्या कहा जाता है? रोही कहा जाता है मेरे भाई। जयपुर से कहाँ तक? जयपुर से भरतपुर तक इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? रोही कहते हैं मेरे भाई। भरतपुर के अंदर यहाँ पे क्या बना हुआ है? अजान बांध। भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है, ठीक है। केवला देव की जो लाइफ लाइन है वो कहा जाता है इसको, ठीक है। और भरतपुर के अंदर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे एक मंदिर है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जमुआई माता का मंदिर। निर्माण किसने किया इसका? निर्माण इसने किया दुल्ले राय द्वारा। कौन से वंश की कुल देवी है? कछुआ वंश की। कछुआ वंश की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, आज हमने सारा पढ़ लिया आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। एक कुकुंद झील भी है, कुकुंद नदी भी है, जो क्या है कि केवला देव के अंदर बहती है, ठीक है। और एक नीमड़ा नदी है जो बाड़मेर से जैसलमेर में बहती है, जो बाड़मेर का कवास गांव वहाँ से निकलती है। 2006 और 7 में यहाँ पे क्या आई थी? बाढ़ आई थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। अगला जो होगा वो बंगाल का अपतंत्र होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला जो पार्ट है वो आएगा बंगाल का अपतंत्र। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।